तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कानून का ज्ञान विद अनूप में। एक इंसान को एक घर बनाने में कई सालों लग जाते हैं, पर उसी घर में दीवार खींचने में पल भर नहीं लगता। हिंदू परिवारों में जमीन जायदाद और घर के बंटवारे नहीं होते, जबकि जज्बातों के और भावनाओं के भी बंटवारे होते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि इनमें एक परिवार के सदस्य के क्या कानूनन अधिकार होते हैं, किन किन कानूनन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए? और मेरा मानना तो यह है कि व्यक्ति की सही समझ से किया गया कार्य परिवार के आने वाले दिनों में जो कड़वाहट घुल जाती है उसको कम कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वसीयत के बारे में, उसी चरण में मैं आपके सामने आज लाया हूं हिंदू परिवारों में बंटवारे का। तो हिंदू परिवार में बंटवारा, हिंदू परिवारों में संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार 1956 के तहत होता है। यह 2005 में संशोधित किया गया है। इसमें कई सारे कानूनों आगे बढ़ाए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो दोस्तों, हिंदू परिवारों में जो संपत्ति का बंटवारा होता है वो दो प्रकार की संपत्तियों का बंटवारा होता है। दो प्रकार में बांट रखे हैं, एक तो स्वअर्जित और वो पुश्तैनी। स्वअर्जित संपत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था वसीयत के समय, वसीयत वाले वीडियो में, कि स्वअर्जित संपत्ति वह होती है जो व्यक्ति खुद की मेहनत से अर्जित करता है और वह अपनी 100% संपत्ति किसी भी व्यक्ति को वसीयत के नाम पर दे सकता है। परंतु अगर बिगर वसीयत के अगर वो व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद परिवार में उसके जो वारिस होते हैं उनकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है, तो आप समझिए। पहले आपको स्वअर्जित संपत्ति का बंटवारा बता देता हूं मैं। यह वह संपत्ति है जो किसी व्यक्ति ने अपनी आय से खरीदी है या उसे वसीयत के द्वारा उपहार में मिली है। मालिक की इच्छा, व्यक्ति अपनी इस संपत्ति को चाहे किसी को भी दे सकता है। 100% संपत्ति वसीयत के द्वारा किसी को भी दे सकता है। बिना वसीयत मृत्यु, यदि व्यक्ति बिना वसीयत मृत्यु हो जाती है तो श्रेणी 1, इनमें श्रेणियां दी गई हैं कि श्रेणी 1 में कौन व्यक्ति आएंगे जो उस मृतक व्यक्ति की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। तो प्रथम श्रेणी क्या है? जब बंटवारा होगा तो बंटवारे में पत्नी, विधवा पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, माता पिता, इसमें मृतक के पिता इस श्रेणी में नहीं आते। उन्हें हिस्सा तब मिलता है जब श्रेणी 1 के कोई भी कानूनन वारिस जिंदा ना हो। तो बंटवारे का प्रकार, तरीका क्या होता है? तो बंटवारे का तरीका क्या हुआ? पारिवारिक समझौता। सभी भाई बहन आपस में बैठकर कोई विवाद ना करें और घर बैठकर ही आपस में समझौता कर ले कि उनकी इतनी संपत्ति थी, हम आपस में इतना इतना बांट लेते हैं बिगर विवाद के। और वह लिखित रूप में रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास रख सकते हैं कि किसे क्या मिला है, किसे क्या दिया है। विभाजन पत्र के द्वारा, विभाजन पत्र क्या होता है? इसे स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप से दर्ज कराया जाता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकृत किया जाता है। यह सबसे मजबूती कानूनी दस्तावेज होता है बंटवारे का, जिसको कभी भी बाद में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बंटवारे का वाद, जब कोई सहमति नहीं बनी हो आपस में, तो क्या है, वाद न्यायालय में चला जाता है। यदि परिवार के सदस्य आपसी सहमति से तैयार ना हो तो कोर्ट में केस फाइल किया जाता है
कोर्ट प्रारंभिक डिग्री, कोर्ट क्या है, प्रारंभिक डिग्री पास कर देती है कि किसको कितने अनुपात में कितना कितना हिस्सा बंटवारे के तौर पर दिया जाएगा, या कोर्ट तय करती है। फिर महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु जो विवाद का कारण भी बनते हैं। बेटियों का हक, अब बेटियों में बेटियां भी बेटों की तरह सहदायक कहलाती हैं। शादी के बाद भी उनका अपने पिता की संपत्ति पर हक होता है, उनकी संपत्ति से उनका हक नहीं छीना जा सकता। सौतेले बच्चे, सौतेले बच्चों का अधिकार केवल उनकी अपनी जैविक मां या पिता की संपत्ति पर होता है। सौतेले माँ बाप की संपत्ति पर सौतेले बच्चों का कोई अधिकार नहीं होता, वो खुद की जैविक मतलब जो जन्म देते हैं उनकी संपत्ति पर अधिकार होता है। त्याग पत्र, यदि कोई व्यक्ति या वारिस अपनी हिस्से की संपत्ति नहीं चाहता तो वह त्याग पत्र लिखकर उस संपत्ति का त्याग भी कर सकता है। पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति, पुश्तैनी व पैतृक संपत्ति, पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति का विवाद हिंदू कानून में सबसे ज्यादा अधिक होते हैं। जैसे पुश्तैनी काका बाबा दादा चाचा बाबा, इनके बच्चे उनके बच्चे, तो यह पुश्तैनी जमीन जायदादों पर सबसे ज्यादा बंटवारे का विवाद लाया जाता है। इसमें लिखा है पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति का विवाद हिंदू कानून में सबसे जटिल माना जाता है, क्योंकि इसमें अधिकार जन्म से प्राप्त होता है। 2005 के संशोधन के बाद इसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आपके बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, इसमें बेटी का अधिकार भी होता है। पैतृक संपत्ति की परिभाषा क्या होती है समझिए आप। कानूनी रूप से किसी संपत्ति को पैतृक तब माना जाता है पुरुष वारिसों को अपने पिता दादा या परदादा 3 पीढ़ी ऊपर से विरासत में मिली हो। पुरुष जो पुरुष वारिस होते हैं उनको 3 पीढ़ी अपने पापा दादा दादा परदादा से मिली हो, वह संपत्ति पिछले 3 पीढ़ियों से अविभाजित हो। जो संपत्ति का बंटवारा हक हम चाहते हैं वह 3 पीढ़ियों से अविभाजित होनी चाहिए, उसका कोई भी विभाजन नहीं हुआ हो। यदि पिता ने कुछ संपत्ति खरीदी है तो वह उनके बच्चों के लिए स्वार्जित होगी। पहले ही बताया गया, अगर कोई व्यक्ति खुद की कमाई से अगर कोई संपत्ति अर्जित करता है तो उस पे उसका कानूनन हक होता है, वह अपने बच्चों को बंटवारे में दे सकता है, किसी व्यक्ति को भी दे सकता है। विवाद के बिंदु, विवाद के बिंदु समझिए आप। आजकल जो विवाद जो न्यायालय में आते हैं वो अधिकतर किस चीज को लेके आते हैं। पहला विवाद, बेटियों का समान अधिकार, धारा 6। 9 सितंबर 2005 के बाद बेटियों को सहदायक मान लिया गया है, पुश्तैनी पारिवारिक सभी में। अक्सर भाई कहते हैं कि बहन की तो हमने शादी कर दी है और उसे दहेज भी दे दिया है उसकी शादी में, तो अब उसका हमारे पिता की संपत्ति पे क्या अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि बेटी का हक जन्म से, चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बाद में, शादी से हक खत्म नहीं होता। यह एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के विवाद में दिया है कि बेटी का जन्मजात से अधिकार पिता की संपत्ति पे होता है, चाहे बेटी की शादी हो गई हो। वसीयत करने पर रोक, विवाद, पूरी पैतृक संपत्ति किसी एक बेटे या किसी बाहरी व्यक्ति को वसीयत कर देते हैं। या मैंने आपको पहले वसीयत में बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति किसी एक बेटे को या अपने एक रिश्तेदार को या किसी संस्था को कर देता है तो वहां विवाद उत्पन्न होता है, वहां चैलेंज किया जाता है दावों के साथ। और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से दावे वहां लगाए जाते हैं, क्या क्या आपको दावों का भार आप पे ही होता है कि वसीयत को अपात्र घोषित करना। कानून कोई भी व्यक्ति पूरी पैतृक संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता। कानूनन तौर पर कोई भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति का पूर्ण रूप से वसीयत नहीं कर सकता, वह उतनी ही संपत्ति की वसीयत कर सकता है
जितना उसका हक हो। अब इसमें एक पॉइंट हो, देखिए, विवाद करता परिवार की सहमति के बिना पुश्तैनी जमीन बेच देता है तो, अगर करता मतलब घर का मुखिया, मुखिया हो सकता है, पिता हो सकता है, ये जो भी भाई हो, बड़ा हो या चाचा है, बाबा है, अगर मुखिया, घर का मुखिया अगर कोई संपत्ति बेच देता है तो उसके लिए उसके पास ठोस कारण होना चाहिए, क्योंकि वो पुश्तैनी जमीन बेच रहा है, क्योंकि उस पर सभी का अधिकार है। उसमें कौन कौन से कारण दिए गए कि अगर परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, या परिवार पे कोई कर्जा आ गया, कर्जा बढ़ गया और कर्जा चुकाना हो, अगर ये ठोस उत्तर उसके पास नहीं है, कारण उसके पास नहीं है, तो उसे, अगर उसने कोई संपत्ति बिक्री कर दी गई है तो कोर्ट में दावा लाकर उस बिक्री को रद्द करवाया जा सकता है। उस बिक्री को रद्द करवाया जा सकता है अगर उसके बाद ठोस कोई कारण नहीं है तो। ये दो ठोस कारण होना चाहिए। विवाद सुलझाने में कानूनी रास्ते, लीगल नोटिस, सबसे पहले विपक्षी को वकील के माध्यम से नोटिस भेजने और अपना हिस्सा मांगने का। जैसे कि मुझे अपने पुश्तैनी जमीन में, आपको अपनी पुश्तैनी जमीन में हिस्सा मांगना है, तो सबसे पहले आपको आपके वकील के पास जाना पड़ेगा और विपक्षी जितने भी हैं जो उसमें हिस्सा रखते हैं, उन सभी को आपको नोटिस देना पड़ेगा कि मुझे इस मेरी पैतृक संपत्ति में से हिस्सा चाहिए, इतना हिस्सा। निषेधाज्ञा, यदि कोई पक्ष जमीन बेच रहा है तो तुरंत स्टे के लिए आवेदन करें। ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC। अगर आपको लग रहा है कि पुश्तैनी जमीन हमारी बिक रही है, उसमें हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो आप तुरंत जाकर कोर्ट से स्टे ले सकते हैं, तहसीलदार से स्टे ले सकते हैं, बता करके यह हमारी पुश्तैनी जमीन है। आपको वहां कारण बताना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं किसी भी संपत्ति पे आपको स्टे मिल जाएगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि यह हमारी पैतृक संपत्ति है और मैं इस पैतृक संपत्ति की वंशावली का एक हिस्सा हूं। बंटवारे का वाद, कोर्ट में विभाजन का दावा पेश करें। कोर्ट पहले प्रारंभिक डिग्री जारी करेगा जिसमें सबका अधिकार बराबर तय होगा। जैसे ही बंटवारे का आप दावा कोर्ट में ले जाओगे तो कोर्ट आपको उस सभी को एक प्रारंभिक डिग्री देगा और सबको तय हिसाब से, बंटवारे के हिसाब से ऑर्डर करेगा कि इन लोगों को इतना हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे ही आपका बंटवारा हो जाता है तो उसके बाद सर्वप्रथम आपका क्या काम होता है, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना। तहसीलदार के पास जाकर फतोनी नामांतरण या रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दें, ताकि आगे कोई विवाद ना बने और वो जो जमीन जायदाद है वो आपके नाम हो सके। महत्वपूर्ण दस्तावेज, जो जरूरी दस्तावेज होना इसलिए जरूरी है, पैतृक संपत्ति के विवाद में दस्तावेजों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। वंशावली, परिवार का पूरा चार्ट कि कौन किसका वारिस है, दादा बाबा, मैं उसका पुत्र हूं, ये उनकी पुत्री है, चाचा है, ये मेरे वो हैं, सबकी वंशावली आपके पास होना जरूरी है। खसरा खतौनी, पिछले 30 से 40 वर्षों के खसरा खतौनी के रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु प्रमाण पत्र, आपके जितने भी पूर्वज हैं उन सबके मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपके पास होना आवश्यक है, क्योंकि ये दावे में काम आते हैं। क्या पोते का हक पिता के रहते हुए दादा की संपत्ति में होता है? तो हाँ, अगर पिता जीवित भी है और पोता चाहे तो अपने दादा की संपत्ति में से हिस्सा मांग सकता है, क्योंकि वह उसकी पैतृक संपत्ति है, वो वंशावली से उस पैतृक संपत्ति का हिस्सेदार है। तो पोता अपने दादा की पैतृक संपत्ति का हिस्सेदार होता है, चाहे पिता जीवित हो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बंटवारे के नियम साल 2005 के संशोधन के बाद अब बेटा बेटी कानून सब क्या समान कर दिए गए हैं। बेटी और बेटे को भी समान हिस्सा मिलेगा।
अगर किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है तो उसकी संपत्ति श्रेणी वन, मैंने आपको अच्छे से बताया, क्लास में डिवाइड होती है। श्रेणियां माता पिता, पत्नी, माता पिता, ये सब जिनमें ये श्रेणियां हैं। तो गणितीय ज्ञान के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि पैतृक संपत्ति हो या स्वयं के अर्जित अपने पिता की संपत्ति हो, उसमें बंटवारा अगर होगा तो जितने भी सदस्य उनको समान भागों में बंटवारा दिया जाएगा। जैसे कि किसी की पैतृक संपत्ति का मूल्य 25 लाख रुपए है और 5 हिस्सेदार हैं, तो 5 लाख रुपए सब में विभाजित होंगे। किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। और कोई भी ये नहीं कह सकता बेटा की मेरी बहन की शादी हो गई है अब इसका हिस्सा नहीं बनता। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेटी का हिस्सा जन्मजात से, जैसे बेटे का हिस्सा होता है वैसे ही बेटी का भी हिस्सा अब जन्मजात से लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा बंटवारे पर विशेष वीडियो। अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जिन जिन लोगों को इसकी जरूरत हो वो ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंचे। आगे भी मैं आपको कई ऐसे अच्छे अच्छे विषयों के बारे में वीडियो बनाता रहूंगा और जानकारी प्रेषित करता रहूंगा। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो मुस्लिम वसीयत, मुस्लिम लॉ के तहत जो वसीयत होती है और मुस्लिम परिवारों में जो बंटवारा होता है उसके तहत अगला वीडियो मेरा रहेगा। तो देखना ना भूलिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।